औषधि कल्प वन के अंदर आज हम बात करेंगे वसंत कुसुमाकर रस के बारे में। वसंत का मतलब यहाँ पर वसंत ऋतु से लिया जाता है। कुसुम आकर वसंत ऋतु में जो है कुसुम या फिर पुष्प आ जाते हैं पेड़ों पर, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर बात की गई है। जिससे वसंत ऋतु में पेड़ों पर फूल आ जाते हैं, उसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करने से जो व्यक्ति है उनमें फूलों की तरह खिलावट आ जाती है। धातुओं की पुष्टि करके ये रस व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है और इंसान को फूल की तरह खिला देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वसंत कुसुमाकर रस। मार्केट में एक माइक्रोन गोल्ड कैप्सूल के नाम से एक टैबलेट अवेलेबल है। उसका बेस जो है बेसिकली वसंत कुसुमाकर रस है। उसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं ताकि उन्हें पेटेंट किया जा सके। तो बेसिकली उसका मोड ऑफ एक्शन वसंत कुसुमाकर रस के थ्रू ही है। हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्यों के बारे में। द्विभागम हाटकम, दो भाग इसके अंदर जो है हाटक या फिर स्वर्ण भस्म रहता है। स्वर्ण को ही रुक्म या हाटक भी कहा जाता है। चंद्रम, चंद्र जो है वो रजत भस्म का या चांदी की भस्म का पर्याय है। तो दो भाग यहाँ पर स्वर्ण और चंद्र भस्म रहती हैं। रोगाधिकार जो है वसंत कुसुमाकर रस का वो है रसायन एवं वाजीकरण चिकित्सा। रसायन कर्म करने वाला होता है, वाजीकरण कर्म करता है। और ये जो रस है बेसिकली ओज और शुक्र का पोषण करता है। ओज और शुक्र को उस शरीर में बढ़ाएगा, इसी वजह से रसायन और वाजीकरण काम करता है। और जो वसंत कुसुमाकर रस है इसका प्रैक्टिकली यूज़ होता है प्रमेह के अंदर और मधुमेह में। प्रमेह के अंदर जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसकी ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें होने से रोकता है। जो बेसिकली इसके आगे जो है डायबिटिक में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसके अंदर स्वर्ण और रजत भस्म डली हुई होती हैं। स्वर्ण और रजत भस्म दोनों ही बहुत महंगी होती हैं और ये दोनों ही नर्वाइन टॉनिक होती हैं। इसको ठीक कर लेंगे यहाँ पर, ये नर्वाइन टॉनिक है। नर्वाइन टॉनिक है, इसी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी में हेल्पफुल होती हैं। तो स्वर्ण भस्म और रजत भस्म दोनों ही इसमें दो दो भाग डली हुई हैं। त्रयो वंग अहि, तीन भाग इसमें वंग रहेगा। नाग भस्म रहेगी, कांतका यानी कि कांत लोह भस्म यहाँ पर रहेगी, तीन भाग। तो यहाँ पर जो नाग और वंग भस्म है ये दोनों ही वृश्यकरण करने वाली होती है, इसलिए इसे हम रसायन और वाजीकरण में यूज़ कर रहे हैं। नाग और वंग भस्म सभी प्रमेह रोगों में हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि प्रमेह रोग जो है बेसिकली क्या होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें इसके कई सारे टाइप्स होते हैं जिसमें अलग अलग वर्ण के मूत्र का त्याग करते हैं। यहाँ पर मूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है, उसमें मेन रीज़न क्या होता है, वात होता है। तो वात को रोकने के लिए यहाँ पर लौह भस्म और अभ्रक भस्म दोनों डली हुई होती हैं। लौह भस्म और अभ्रक भस्म दोनों ही वात को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। नाग और वंग भस्म जो है प्रमेह के लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये जो नाग और वंग भस्म है ये दोनों ही मेद और कफ पर काम करती हैं। नाग और वंग का शोधन जो है वो पिठर यंत्र के अंदर किया जाता है ढालन के थ्रू। ये दोनों ही पुती लोह होती हैं। तो इसके अंदर लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है। लौह भस्म इंपॉर्टेंटली याद रखना है, तीन भाग है। अभ्रक जो है चार भाग है। चतुर्भागम शुद्धम अभ्रम, शुद्ध अभ्रक चार भाग है। प्रवालम मुक्तिकम, तथा प्रवाल और मुक्ता भी इसमें चार चार भाग डले हुए होते हैं। भावना के लिए कौन कौन से द्रव्य इसके अंदर हैं, गोदुग्ध है, इक्षु रस है। बेसिकली जो भी रसायन कर्म करने वाले होते हैं मधु रस वाले यहाँ पर हैं। गोदुग्ध है, इक्षु रस हो गया, वासापत्र स्वरस हो गया, लाक्षा रस है, उदीच्य की मूल है, कदली का कंद है, कदली कंद या फिर रंभा कंद, श्लोक में रंभा कंद दिया हुआ है, शतपत्रिका का पुष्प है, मालती, कुसुम उदक। जो मालती है वो चमेली होती है, चमेली के फूल का जो स्वरस है या पानी है वो उसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट में है मृगमध या फिर कस्तूरी जल। तो नो की इसमें भावना लगती है। भावियत गव्य दुग्धेन, इसको भावना देनी है गो के दुग्ध से। भावना इक्षु रसेन, और इक्षु के रस से भावना देनी है। वासा लाक्षा रस, वासा स्वरस और लाक्षा स्वरस से भावना देनी है। उदीच्य यानी कि उदीच्य के मूल। रंभाकंद, रंभाकंद यानी कि कदली कंद, केले का जो कंद होता है। प्रसून कई शतपत्र रसेन एव, जो शतपत्रिका होती है उसके प्रसून यानी कि पुष्प के रस से भावना देनी है। मालत्य कुमकुम उदकई, जो मालती होता है उसका कुसुम यानी कि पुष्प है उसके उदक यानी कि पानी से या स्वरस से भावना देनी है। पश्चान, इन सभी से भावना देने के बाद
जो मृग मद है इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये मृग मद है, उससे भावना देनी है सुगंधई रसई संभवई। मृग मद को जो है पानी के अंदर घोलना है, कस्तूरी जल बन जाएगा वो, फिर उससे भावना देनी है। कुसुमाकरो विख्यातो, इस रस को जो है कुसुमाकर कहा जाता है, बसंत पद पूर्वक ही। जिस प्रकार बसंत के पैर पड़ने से पेड़ों पर कुसुम आ जाते हैं, पुष्प आ जाते हैं, उसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करने से व्यक्ति में धातु की पुष्टि होती है और वो फूल की तरह खिल जाता है। गुंजा द्वयन संसेव्यम, और इसका सेवन जो है 2 गुंजा के प्रमाण में करना चाहिए। सीता मध्व आज्य संयुक्त है, और अनुपान क्या रहेगा, सीता यानी कि शर्करा या मिश्री रहेगी, मध्व यानी कि मधु रहेगा, आज्य यानी कि घृत रहेगा। इन तीनों चीज़ों का जो है इसमें अनुपान रहता है। मात्रा इसकी 2 गुंजा होती हैं। अनुपान शर्करा, मधु और घृत। बेसिकली जो प्रमेय है उसमें इसका अनुपान घृत ही रहता है। मधु और शर्करा को उसमें बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं। जो डायबिटीज़ है उसके अंदर भी शर्करा को, मधु को ऐड नहीं करेंगे, घृत ही उसका अनुपान रहेगा, क्योंकि शर्करा से जो डायबिटीज़ है वो बढ़ सकती है। निर्माण विधि की बात करें तो 1 से 8 लेकर जो भी द्रव्य हैं इनका जो है चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाकर इसमें भावना द्रव्य ऐड करेंगे। पहले एक की भावना देंगे, उसके बाद दूसरे की। एक साथ सबकी भावना नहीं देते हैं, सभी की एक एक करके भावना देंगे, 1 से 8 तक की, यानी कि मालती कुसुमोदक तक एक एक करके इनकी भावना दे लेंगे। उसके बाद कस्तूरी को जो है जल में मिला लेंगे, तो कस्तूरी जल बन जाएगा, उसकी भावना दे देंगे। अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, सुखाकर उसे शीशी में सुरक्षित कर लेंगे। थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ होता है प्रमेह के अंदर। मधुमेह भी जो है प्रमेह का ही एक टाइप है। खालित्य पालित्य में इसका यूज़ होगा। स्मृति भ्रंश में यूज़ होता है। क्षय के अंदर इसका यूज़ करते हैं प्रमेह के साथ बहुमूत्र में, और वृक्क विकार किडनी डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ होता है। पथ्य पथ्य जो है रोग रोगी और दोष के अनुसार रहता है। उपकरण साधन भी एक बार देख लेंगे कौन कौन से हैं। इमाम दस्ता, खल यंत्र, चम्मच, थाली, वस्त्र आदि। अवस्था अनुसार प्रयोग की बात करें तो वमन के अंदर वसंत कुसुमा का रस का सेवन किया जाता है शंख पुष्पी स्वरस के साथ। प्रमेह पीड़िका में वसंत कुसुमा का रस का सेवन होता है शिलाजीत के साथ। अम्ल पित्त में शतावरी चूर्ण और शक्कर और शहद के साथ। प्रमेह के अंदर हरिद्रा चूर्ण इसमें ऐड करते हैं, शक्कर ऐड करते हैं और शहद ऐड करते हैं। रक्त पित्त में वसंत कुसुमा का रस का सेवन होता है चंदन चूर्ण, मिश्री और वासा स्वरस के साथ। शुक्र वृद्धि करने के लिए वसंत कुसुमा का रस का सेवन शतावरी और अश्वगंधा के साथ, प्लस में मिश्री के साथ। मस्तिष्क की अगर निर्बलता है तो वहां पर कुष्मांड अवलेही के साथ देते हैं। दौर्बल्य में धार उष्ण गोदूग्ध के साथ, यानी कि तुरंत निकाला हुआ जो गोदूग्ध होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसको जो है दौर्बल्य में यूज़ करते हैं वसंत कुसुमा का रस के साथ। मस्तिष्क विकारों में वसंत कुसुमा का रस का सेवन करते हैं आंवले के मुरब्बे के साथ। रक्त पित्त और रक्त प्रदर में सेवन करेंगे वासा स्वरस और मधु के साथ। सेवन काल दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ सुबह के टाइम, या फिर दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, प्रातः और सायं दोनों टाइम। काल मर्यादा की बात करें तो 40 दिन तक इसका सेवन करा सकते हैं, उसके बाद कुछ गैप दे के फिर से दे सकते हैं। जो भी हमारी रस औषधियाँ होती हैं, मिनरल बेस्ड ड्रग्स होती हैं, वो जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ टाइटली बाउंड करती हैं, और इसी वजह से उनका सस्टेन रिलीज़ होता है। वो जो है धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं, और इसी वजह से हमारे ब्लड के अंदर लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं। तो लॉन्ग टाइम तक बनी रहेंगी तो उन्हें जो है हम ज़्यादा डोज में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। अगर लंबे टाइम तक दे दिया तो उनसे जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसी वजह से मिनिमम 15 डेज़ का गैप देते हैं, उसके बाद दोबारा से शुरू कर सकते हैं। दुष्प्रभाव की बात करें तो प्रायः विधिपूर्वक उपयोग करने पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो है स्वर्ण भस्म थी, रजत भस्म थी, टिन यानी कि वंग भस्म होती है, लेड होता है नाग भस्म, आयरन यानी कि लौह भस्म, मीका या फिर अभ्रक भस्म, प्रवाल और मुक्ता के अंदर जो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मेकोडायनेमिक्स की बात करें तो फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से ड्रग जो है हमारी बॉडी में काम कर रहा है। तो इसको जो है हम डायबिटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसका जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो रस है हमारा वसंत कुसुमा का रस, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स सच एज नाग भस्म,
वंग भस्म एंड रजत भस्म। और इसी वजह से हम इसे डायबिटीज़ या फिर मधुमेह में यूज़ करते हैं। देन सेकंड इज़ द एफ्रोडिसियक एक्शन, यानी कि ये वृक्ष होता है। इसके अंदर जो नाग भस्म डली हुई है, वंग भस्म हुआ, ये दोनों ही जो है वृक्ष होती हैं। वसंत कुसुमा का रस एक्ट्स एज एन excellent aphrodisiac which improves the stamina, strength, low sperm count, improves the quality and quantity of the semen, cure the erectile dysfunction and infertility due to the presence of नाग भस्म, वंग भस्म, स्वर्ण भस्म, शतपत्रिका पुष्प एंड चमेली पुष्प। थर्ड इज द एरिथ्रोपोइटिक एक्शन। इसके अंदर जो है अभ्रक भस्म है, लौह भस्म है, दोनों ही जो है आरबीसीज के क्रिएशन में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, आयरन होता है। फोर्थ इज द कार्डियो प्रोटेक्टिव। वसंत कुसुमा का रस एक्ट्स एज अ कार्डियक टॉनिक एंड वेरी यूजफुल इन द लो ब्लड प्रेशर एंड लो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट। तो उसमें इसका यूज़ करेंगे। कूलेंट इफेक्ट इसके अंदर जो है प्रवाल और मुक्ता भस्म है, दोनों ही शीतवीर्य होती हैं। प्रवाल भस्म तो जो है परम शीत होती है, और इसी वजह से दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग द एक्सेसिव बॉडी हीट एंड गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। सिक्स्थ इज द एंटी एसिड। इट एक्ट्स एज अ गुड एंटी एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मुक्ता भस्म, क्योंकि ये दोनों ही परम शीत हैं तो पित्तज विकारों को शांत करती हैं, कूलेंट इफेक्ट देंगी और एंटी एसिड की तरह काम करेंगी। सेवंथ इज द एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन। इसके अंदर जो है रजत भस्म डली हुई है, जो कि लेखन का काम करती है, स्क्रैपिंग करती है। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल डिपॉजिट हो गया है आर्टरीज के अंदर, उन्हें जो है लेखन करके बाहर निकाल देती हैं, हेल्प्स टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। एट्थ इज द इम्यूनोमोड्यूलेटर। इसके अंदर जो है स्वर्ण भस्म डली हुई है, जो कि एक पावरफुल इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एनहेंस करती है, ऊर्ज का वर्धन करती है, इसी वजह से इम्यूनोमोड्यूलेटरी होती है, रसायन इफेक्ट दिखाती है। नाइन्थ इज द एंटी एजिंग इफेक्ट। इसके अंदर जो है रजत भस्म है, जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट दिखाती है। फार्माकोडायनेमिक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले रिसर्च अपडेट्स देखते हैं। तो जो वसंत कुसुमा का रस है, इसे जो है डायबिटीज़ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल पाया गया है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें होने से ये रोकता है। वसंत कुसुमा का रस एक्सिबिट्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट एंड प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में काफ़ी हेल्पफुल है थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन मल्टीपल बायोकेमिकल पाथवेज। तो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन दोनों को ये होने से रोकता है। जो डायबिटीज़ है उसको परमानेंटली क्योर तो नहीं करता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ये होने से रोक सकता है। दूसरी एक रिसर्च हुई है, उसके अंदर जो है रैट के अंदर जो है आर्टिफिशियली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंड्यूस करवाया गया। उसे जो है हाई फैट डाइट दे दी और सिंगल डोज दे दी स्ट्रेप्टोजोटोसिन की। तो इस वजह से उसके अंदर जो है डायबिटीज़ इंड्यूस हो गई रैट के अंदर, और उसके बाद जो है उसे वसंत कुसुमा का रस का सेवन कराया गया एट द डोज ऑफ 28 mg पर केजी एंड 56 mg पर केजी फॉर 16 वीक्स। लगातार इसका सेवन कराया गया। दोनों ही डोज पर इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इट एक्सिबिटेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन एंड इंसुलिन लेवल्स, तीनों को ही इसने डिक्रीज कर दिया व्हेन कंपेयर टू डायबिटिक कंट्रोल ग्रुप। थर्ड रिसर्च अपडेट जो हुई है, उसके अंदर भी इसे जो है इंटेस्टाइनल ग्लूकोज अपडेट को रिड्यूस करने वाला पाया गया है, और इसी वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। देन लास्ट बात करेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारे बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद उसको कैसे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया, कैसे एक्सक्रीट आउट किया, ये सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के जो है 4 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इन्हें हम याद रखते हैं ADME से। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। जहाँ हमने उसको एडमिनिस्टर किया, वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुँचा, वो चीज़ है एब्जॉर्प्शन। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है वसंत कुसुमा का रस, इसे जो है हम ओरली इनटेक करते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन जो है GIT के थ्रू होता है। जो हर्बल कंपोनेंट हैं वो इसके अंदर हैं ही नहीं, सिर्फ इसमें मिनरल कंपोनेंट्स हैं। तो मिनरल कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से स्किप कर देंगे, सिर्फ मिनरल कंपोनेंट लिखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
हमने उसे ओरली इनटेक किया, वो जीआईटी तक पहुंचा। जीआईटी में एब्जॉर्ब होने से पहले उसका एक बार मेटाबॉलिज्म होता है, उसे कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये जो है मिनरल कंपोनेंट्स का नहीं होता है, सिर्फ हर्बल कंपोनेंट्स का होता है। सेकेंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गई, ब्लड से वो पूरी टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कैसे पहुंची, वो चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज़ और द टारगेट ऑर्गन्स। सर्कुलेशन में जाने के बाद जो ये फॉर्मुलेशन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगी, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर जो एसिडिक कंपोनेंट है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, जो बेसिक कंपोनेंट है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएगा। और ये जो है हमारी बेसिकली मिनरल ड्रग है, यहाँ पर मिनरल लिखेंगे हम सिर्फ। जो दोनों हर्बो मिनरल ड्रग्स होती हैं और मिनरल ड्रग्स होती हैं, इन दोनों की ही बाइंडिंग की एफिनिटी मैक्सिमम रहती है। प्रोटीन के साथ ही टाइटली बाउंड हो जाती हैं, टाइटली बाउंड होती हैं तो इनका रिलीज होता है स्लोली, और इसी वजह से हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती हैं। Then third is metabolism or the biotransformation. It is the process of biochemical alteration of the drug. ड्रग ने अपना काम दिखा दिया, टिश्यूज़ में जाने के बाद अपना काम कर लिया, उसके बाद उसे जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो एक्सक्रीट आउट होने से पहले उसका जो है मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, उसके जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं उन्हें पोलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिर्फ पोलर कंपोनेंट से किडनी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बीच वाला, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर बायोट्रांसफॉर्मेशन। और ये होता है हमारे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं अनयूटिलाइज कंपाउंड्स या फिर मेटाबोलाइट्स में। जो मिनरल कंपोनेंट हैं वो सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म को पास करते हैं। सिर्फ मिनरल कंपोनेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो फेज़ में होता है, एक होता है फेज़ 1 और एक होता है फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर जो टोटली अनपोलर कंपाउंड्स हैं ना, पोलर में कन्वर्ट किया जाता है। फेज़ 2 के अंदर जो स्लाइटली पोलर होते हैं उन्हें कम्प्लीटली या फिर हाईली पोलर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनरल कंपोनेंट जो हैं वो कुछ अमाउंट में पोलर रहते हैं, तो उनका जो है सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म होता है। फोर्थ स्टेप इज द एक्सक्रीशन। द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड फीसिस। जो हर्बल कंपोनेंट के मेटाबोलाइट्स होंगे वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे, जो मिनरल मेटाबोलाइट्स होंगे वो बाइल और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा वसंत कुसुमा का रस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।